ऐसा भी लगा हो सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और तत्पश्चात पंचासीन सारे अग्रजों का मैं अभिनंदन करती हूँ और अपने सहयोगी विभागीय सदस्यों का कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और इस सभागार में उपस्थित हमारे तमाम छात्र छात्राओं का भी मैं स्वागत करती हूँ कि आज ये लोग इतने उत्सुक होकर यहाँ पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित हैं और एक हमारे छात्र ने जो कहा उस पर भी मैंने ध्यान दिया, चाहे लोगों ने दिया हो न दिया हो। उन्होंने जो पंक्तियाँ मुझे निवेदित की मुझे स्वीकार्य हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ शिक्षकेतर कर्मचारी हैं सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, छात्र छात्राओं का अभिनंदन करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ खुशी इस बात की है कि हमारे शोधार्थी भी यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, हमारे एक विभागीय राकेश रंजन जी हैं और एक और राकेश रंजन जी पधारे हैं महंत नरसिंहदास महिला महाविद्यालय से, तो राकेश रंजन द्वय का भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं प्राप्त प्रशिक्षण के निदेशक प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी और कैरियर गाइडेंस के निदेशक प्रोफेसर कल्याण कुमार झा की भी वंदना करते हुए स्वागत करती हूँ। मैं और आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं एक पुण्यतिथि के कार्यक्रम में और रामधारी सिंह दिनकर जो अछूते नहीं हैं, अनजान नहीं हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो क्या ऐसा हम करें, क्या हम ऐसा सोचें कि उनकी पुण्यतिथि कुछ नए तरीके से हम उनका मना सकें और कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आ सकें। अध्यक्षीय जो व्याख्यान होता है वह सबका निचोड़ होता है, अभी तक मैंने यही जाना है, समझा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि जो बातें कह दी गई हैं हमारे अग्रज ने, जो बातें सुव्यवस्थित और सुपाठक के रूप में जो हमारे सामने रखी हैं, एक आलोचनात्मक ढंग से जो हमारे सामने रखी हैं, आप सब लोगों ने सुनी। अब मैं जो दिनकर जी को मैं जिस ढंग से देखती हूँ उस ढंग से मैं दिनकर को प्रस्तुत करने की कम समय है, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि आप लोग उसमें सहयोग करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। दिनकर के बारे में सब कुछ हम लोग जान चुके हैं, कब पैदा हुए, कितनी उनकी साहित्यिक यात्राएं हैं, सब लोगों ने सब कुछ कर दिया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी जो भी कविताएं हैं उनको हम जब तक पाठ नहीं करेंगे, और पाठ करने की भी एक कला होती है, तभी किसी भी कविता को जब हम पाठ के द्वारा जब समझेंगे तब उसका सही अर्थ हमारे सामने आएगा। जैसे एक हमारी जो अभी छात्रा ने जो पढ़ा, उस कविता को और भी अगर हम उस व्यू से, जिस भाव से उन्होंने लिखा, उस भाव से अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा उसको हम सही अर्थ में उसको सामने लाएंगे और अर्थ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिनकर को समझने के लिए सबसे पहले मैं जिन पंक्तियों को रखना चाहूँगी और उन्हीं की पंक्तियों से मैं सादर भ्रमण करना चाहती हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, वो आप देखें कि अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पर के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पर के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब मुझ में जन्म पाते हैं, लौट मुझी में आते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। देख पवन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है, देख गगन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है, देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल है, मुझ में विलीन झंकार सकल है, अमृत फूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। जिहुआ करती ज्वाल सघन, जिहुआ करती ज्वाल सघन, और
उन्होंने आगे भी कहा कि सृष्टि में जब सृष्टि में जाती जिधर मेरी दृष्टि, चारों ओर सृष्टि हंसने लगती है। जब वो मूंद लेता मुँह लोचन, मरण चारों ओर छा जाता है। तो छा जाता मरण चमकोर, तो मरण छा जाता है और सृष्टि हंसने लगती है। ऐसे थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी बाहों में अमृत झूलता है। कृष्ण के माध्यम से उन्होंने जो बात करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि अगर इन पंक्तियों को हम अपने व्यक्तित्व में झांक कर देखेंगे तो मुझे लगता है कि सारे व्यक्तित्व के अंदर, चाहे वो आप हो या मैं हूँ या हमारे अग्रज अनुज हों, सबके भीतर में वो व्यक्तित्व पलता है जहाँ अमृत और संहार दोनों झूलता है, जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों आकर मिल जाते हैं। तो वह व्यक्तित्व, वह जो विराट व्यक्तित्व का चित्रण आया है उन पंक्तियों में, उस विराट व्यक्तित्व के भी दर्शन हम उसमें करते हैं। एक बात मेरी समझ में ये आती है, और देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर का नाम दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि दिनकर सूर्य को कहते हैं, और सूर्य में 7 प्रकार की रोशनियाँ होती हैं। 7 प्रकार, क्या इंद्रधनुष जिसको हम कह सकते हैं, तो 7 रश्मियों के द्वारा 7 काव्य रश्मियाँ हो या गद्य पद्य, और जिस प्रकार का लेखन उन्होंने किया, वो 7 रश्मियाँ उनके साहित्य में मुझे दिखलाई पड़ती हैं। आप सब लोग भी गहन दृष्टि से देखेंगे तो समझ में बात आएगी। तो ये 7 दृष्टियाँ, और एक प्रश्न हमेशा लोग कहते हैं कि दिनकर, सब जगह मैंने भी सुना है, पढ़ा भी है, और कि दिनकर द्वंद्व के कवि हैं। तो द्वंद्व क्या होता है? एक अंतर्द्वंद्व होता है, एक बहिर्द्वंद्व होता है, और इन दोनों द्वंद्वों के बीच झूलने वाले दिनकर किस तरह से 7 रश्मियों के साथ हमारे बीच में आते हैं, और सारी रचनाओं की साहित्यिक यात्रा आपने देखी। तो आप शुरू की रचनाओं को जब आप देखेंगे तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि पड़ जाता चस्का, चस्का आप सब लोग समझते होंगे, पड़ जाता चस्का जब मोहक प्रेम सुधा रस पीने का, सारा स्वाद बदल जाता जीवन जीने का। तो एक प्रेमी पुरुष के रूप में, एक प्रेमी हृदय के रूप में वो सामने आते हैं कि प्रेम सुधा रस पीने की बात करते हैं। तो अचानक से ऐसा आखिर क्या हुआ होगा? और एक जगह उन्होंने लिखा भी है, माफ़ करेंगे मुझे, कि उनका जो सुभाषित गद्य में आता है, तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि जब व्यक्ति पर प्रेम का रंग चढ़ता है तो गली के स्वान भी काव्य की लय में गरजने लगते हैं और भौंकने लगते हैं। अब इसका मतलब आप चाहे जो लगा सकते हैं, मैंने जो लगाया कि आखिर एक प्रेमी हृदय क्यों हुंकार की ओर उठता है कि सिंधु क्या सुनूं, क्या सिंधु तुम्हारा गर्जन में, युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। तो यहाँ एक तरफ वो जीवन के स्वाद के रूप में प्रेम के रस को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हुंकार के रूप में अपने व्यक्तित्व को ला रहे हैं। एक और जगह आप देखेंगे तो उन्होंने एक जगह लिखा है, अभी तो नारी के संबंध में हमारे अग्रज ने जो आपको कहा वो तो पंक्तियाँ आप लोगों ने सुनी। मुझे जो एक पंक्ति बहुत प्रभावित करती है, मैं आप तक रखना चाहती हूँ कि एक मूर्ति में सिमट गई सिद्धियाँ साड़ी, कब ज्ञात मुझे था इतनी सुंदर होती है नारी। एक मूर्ति में सिमट गई सिद्धियाँ साड़ी, कब मुझे ज्ञात था इतनी सुंदर होती है नारी। तो आप देखें कि प्रेम रस पीने वाला कवि, प्रेम रस को जीवन में समाने वाला कवि, नारी के इतने सुमधुर और सुगठित स्वरूप को समझने वाला कवि आखिर क्यों द्वंद्वग्रस्त हो जाता है? और सामाजिक रूप का जो चित्रण भी उन्होंने किया है बालिका वधू का अपनी कविता में, उस बालिका वधू को में भी आप देखिए कि वो क्या कहते हैं, एक सामान्य पिता हो या फिर एक सामान्य मनुष्य हो, उस रूप में उन्होंने अपनी बात करने की कोशिश की है वहाँ पर कि मंगलमय हो पंथ सुहागिन, मंगलमय हो पंथ सुहागिन, ये मेरा वरदान है। वरदान भी देते हैं वो कि ये मेरा वरदान है, और हर श्रृंगार की टहनी से फूले तेरे अरमान, हर श्रृंगार की टहनी से फूले तेरे अरमान। तो नारी का जो इतना सौंदर्य वर्णन करते हुए, नारी के प्रति इतना स्नेहित भाव रखते हुए, और तब जो वो अचानक ऐसे मुखारने लगते हैं, अचानक से वो परिवर्तन कैसे आता है। तो एक पुस्तक
आप लोगों को पढ़ने का अगर मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा। मुझे जो लगता है कि वहीं से इनकी धारा बदली है। और वो पुस्तक आप जब पढ़ेंगे तो प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा की वो किताब है कि दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ, और उसमें उनका एक निबंध है सामधेनु। उसमें एक वाक्य आता है कि उन्होंने लिखा है कि कलिंग विजय जो इसलिए बढ़ जाती है कि कलिंग विजय का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि कुरुक्षेत्र उसी का परिणाम है। कलिंग विजय उन्होंने ही लिखा है, लेकिन कुरुक्षेत्र जो उन्होंने लिखा वह अचानक से युद्ध और शांति पर जो उन्होंने लिखा है, और अचानक इनके व्यक्तित्व में जो एक नया आयाम देखने को मिलता है, एक नई चीज़ देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है आप सब लोग ये बात महसूस करेंगे कि आज 10 वर्ष की उम्र में आप जो थे वो आप 25 वर्ष की उम्र में भी महसूस करेंगे और 50 वर्ष की उम्र में भी आप महसूस करेंगे। दिनकर जनकवि भी हैं और राष्ट्र कवि भी हैं और प्रेमी कवि भी हैं। अगर उर्वशी को पढ़े तो उर्वशी को पढ़ने में बहुत लोगों को बहुत आनंद आता है, लेकिन वहाँ पर प्रेम का काव्य होते हुए भी प्रेम की भाषा नहीं है। आप पढ़िए उसको, फिर समझ में आएगा कि प्रेम वो दहाड़ने की चीज़ नहीं होती है। प्रेम तो एक एहसास होता है जो महसूस किया जाता है, और उसमें उन्होंने दहाड़ने की कोशिश की है। लोग उसको काम और अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं उर्वशी को, उस दृष्टि से ही पढ़ते पढ़ाते आए हैं। लेकिन उसको अगर नए दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो आपको नई चीज़ उसमें मिलेगी। जिस तरह से दिनकर ने उसमें दहाड़ते हुए प्रेम का जो उद्घोष किया है, क्या वह प्रेम का सच्चा स्वरूप वहाँ मिलने देखने को मिलता है या नहीं, इस पर आप सब गौर फरमाएंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन दृष्टि अपनी अपनी है, लोगों की सोच अपनी होती है, लोग अपनी तरफ से व्याख्याएं करते हैं, अपनी तरफ से उसकी आलोचनाएं करते हैं। मुझे जो लगा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो देवेंद्र नाथ शर्मा की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने लिखा है सामधेनु शीर्षक में कि वो कलिंग विजय की महत्ता इसलिए बढ़ गई है कि कुरुक्षेत्र उसका परिणाम है। अब आप देखें कि दिनकर क्या क्या कर रहे हैं, कैसे वो कलिंग विजय में जो है वो कामेश्वर नाथ शर्मा की पुस्तक की जो उन्होंने चर्चा की है दिग्भ्रांत राष्ट्र कवि दिनकर, उसी पुस्तक के पेज नंबर पृष्ठ संख्या 74 में यह घटना आई है और उसका विवरण उसमें मिलता है कि कलिंग विजय जब उन्होंने लिखा था उसमें एक सुपर नेचुरल कहानी का जिक्र आता है। पढ़ने का मौका मिलेगा कभी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसमें एक सुपर नेचुरल कहानी आती है जिसमें एक आनंद नाम का इंजीनियर पटना में छात्र के रूप में वहाँ पढ़ाई करता है, और वो संध्या के समय वो अपने घर जा रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है कौन है। हमारे अग्रज ने जरूर पढ़ा होगा और वह पुस्तक भी उनके पास होगी, तो लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने पढ़ा होगा। और ये जो घटना का विवरण आया है उसमें वो आनंद नाम का छात्र इंजीनियरिंग का छात्र है और वह बेहोश हो जाता है। 3 बार वह पीछे मुड़कर देखता है और 3 बार बेहोश होता है। 3 बेहोश होने के बाद जब उसे उठाकर घर ले जाया जाता है, सब लोग उठाकर, फिर वो रह कर वो मूर्छा उसको आने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखेंगे तो इसको दूसरी बीमारी का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसको जब बुलाकर दिखाया गया तो पता चला कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलने लगता है। और जब उससे उसका एक जो ग्रामीण लोग से होंगे, गाँव से संबंध रखने वाले, वो ओझा समझते होंगे, तो ओझा को जब बुलाया गया तो उसने कहा कि इन पर किसी का साया आ गया है। और उसने साया क्या आएगा तो जब पूछा गया कि तुम कौन हो, क्यों इनकी मूर्छा का कारण है, तो उसने बताया कि मैं जापान से आई हूँ अपने पति को ढूंढते हुए और मेरा नाम रोजा लुइस सेनबर्ग है। इसी कहानी का जिक्र उन्होंने वहाँ पर किया है एक सांकेतिक रूप में देवेंद्र नाथ शर्मा ने, और कामेश्वर शर्मा की पुस्तक में इसका विवरण विस्तार पूर्वक आया है। तो जब उसी तरह से वो आई तो वो उसके दोस्त ने, आनंद के दोस्त ने उन्हें ले जाकर वो कहानी सुनाई, और उस समय दिनकर कलिंग विजय लिख रहे थे। कलिंग विजय जब जाकर उन्होंने ये सुनवाया तो उसने डांटते हुए कहा, वह आनंद अपने आप में नहीं था, उसने डांटते हुए कहा कि यह क्या सुना रहे हो, क्या युद्ध ऐसे इस तरह से शांति मिलती है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और इतना दुत्कारा उन्होंने युद्ध और शांति की बात जब कुरुक्षेत्र में उन्होंने की, तब जो उन्होंने ये रचना रची, तो उस रचना में युद्ध और शांति का उनका जो कंसेप्ट था, उनका जो ये विवेचनात्मक प्रस्तुतिकरण था, वह पूरा का पूरा बदल गया। और तब जो वो सुधरे हुए रूप में आपको वो कुरुक्षेत्र के रूप में सुनाई देती है। और उस रोजा लुइस सेनबर्ग ने यह घोषणा कर दी थी कि मैं 14 अप्रैल को चली जाऊँगी, 1 साल पूरा करके मैं यहाँ
और धारा प्रवाह उसने रात भर व्याख्यान दिया, जो धर्म, अध्यात्म, योग, शांति, युद्ध सभी विषयों का मिला जुला रूप है। और डिवाइन इंटरव्यू के नाम से वह दर्शन शास्त्र में वो किताब प्रकाशित भी हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन इस सुपर नेचुरल कहानी के बाद ही इसलिए उन्होंने कहा कि यह कुरुक्षेत्र जो है वह कलिंग विजय की ही देन है। कलिंग विजय अगर उन्होंने नहीं लिखा होता और नहीं सुनाया होता तो कुरुक्षेत्र में युद्ध की जो बात की गई है और शांति की जो बात की गई है वह उस तरह से नहीं होती जो पहले उन्होंने की थी। तो इस तरह से वो उसका निमित्त मात्र बना। अब देखिए कि दिनकर के व्यक्तित्व में 7 रंग हैं, जिसमें से कई रंग तो मैंने आपके सामने रख दिए। तो दिनकर का व्यक्तित्व जन कवि के रूप में आता है कि दूध दूध वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। तो बच्चों के प्रति, भूखे गरीबों के प्रति भी एक जो संवेदना का भाव है उनके हृदय में कि हमारे बच्चे भूख से अकुला रहे हैं और हम उनको दूध नहीं दे पा रहे हैं, और हम अपने जो पालतू जानवर हैं उनके लिए हम दूध की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए जो हमारे गरीब घरानों से संबंध रखते हैं उनके लिए तुम मत घबराओ, मैं दूध खोज कर लाऊंगा और मैं तुम्हारा पोषण करूंगा। कृषकों पर भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो इस तरह से जो सामाजिक रूप से जो समाज पर तो उन्होंने अपनी दृष्टि डाली है और सामाजिक चीज़ों को अपनी कविता का विषय बनाया है, तो वह उन्हें जनकवि की ओर ले जाता है। और राष्ट्र से संबंधित जो भी कविताएं उन्होंने लिखी हैं वो राष्ट्र कवि के रूप में उनको सुप्रतिष्ठित कराने के लिए काफ़ी हैं। और इतनी सारी बातें, इतनी सारी कविताएं, और हम सब ने इतनी साहित्यिक यात्रा की बातें की, सुनी और समझी, और समय भी हो चला है, तो मैं उन्हें एक कविता के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करूंगी। और आप सब लोग भी, आज चूँकि श्रद्धांजलि देने का ही समय है, ज़्यादा विवेचना में हम लोग नहीं जाएंगे। मैंने केवल कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को सामने लाने की चेष्टा की है। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपके सामने रखा। अब मैं एक कविता पढ़ती हूँ, उस पर आप देंगे ध्यान कि कैसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है कि वह मूंद गया, वह मूंद गया अपनी आँखें, वह मूंद गया अपनी आँखें, क्या कहते हो वह चला गया। जाता नहीं है कोई, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, कोई नहीं जाता है। हो सकता है कोई सुन रहे होंगे, शरीर नश्वर है, शरीर बदलता है हमारा, आत्मा नहीं बदलती है। आत्मा मौजूद होती है, चाहे यहाँ मौजूद हो, चाहे ऊपर के लोक में मौजूद हो, चाहे नीचे के लोक में मौजूद हो, चाहे जहाँ मौजूद हो, लेकिन शरीर बदलता है। प्रकृति जैसे बदलती है 6 ऋतुओं में, उसी तरह से शरीर बदलता है। तो कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनिए कि वह मूंद गया, वह मूंद गया अपनी आँखें, क्या कहते हो, क्या कहते हो वह चला गया। अधघायल हिंदी माता को, अधघायल हिंदी माता को वह, अधघायल हिंदी माता को वह हिचकियां बांध रुला गया। अधघायल माता हिंदी को वह हिचकियां बांध रुला गया, क्या कहते हो वह चला गया। मरता, मरता तो मर्त्य मनुज है, मरता तो मर्त्य मनुज है, वह अमर कहाँ मर सकता है। मरता तो मर्त्य मनुज है, वह अमर कहाँ मर सकता है। हम कांधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके। हम कांधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके, पर इस वंशज की वाणी है जो शून्य तुमने छोड़ा है तिल भर। पर इस वंशज की वाणी है जो शून्य छोड़ा है तुमने तिल भर, उसको भरने की अब हमारी बारी है, उसको भरने की अब हमारी बारी है, हमारी बारी है। इस वंशज की वाणी है, इस वंशज की वाणी है, संभव हो तो सुन लो आज, संभव हो तो सुन लो आज, इस वंशज की वाणी है, इस वंशज की वाणी है। संस्कार तुम्हारा बोल रहा है, संस्कृति तुम्हारी बोल रही है, यह गिरा अमर कल्याणी है, यह अमर गिरा अमर कल्याणी है। कौन कहता है, कौन कहता है कि वह चला गया, वह मूंद आंखें अपनी सो गई, वह आंखें मूंद अपनी चला गया। कौन कहता है वह चला गया, वह अमर कल्याणी है,
जो अमर कभी नहीं मरता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वो जहाँ कहीं भी हों हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार मैम, इतने सुंदर और सार्वजनिक व्याख्यान के लिए। समय हमारे पास कम है और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहुत आदर के साथ मंच पर बुला रहा हूँ अपने स्नेही वत्सल अग्रज डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी को कि वे आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें।